हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश जगुका संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से एक दो रोज़ पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे परिचर्चा की थी और सूचना दी थी कि 23 तारीख से संगणक को लेकर यहाँ से ऑनलाइन विधिवत क्लासेस शुरू होंगी और क्लासों का टाइम रहेगा इवनिंग टाइम में 6 बजे से। तो दोस्तों, जब हम औपचारिक रूप से किसी कोर्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये भी लाजमी हो जाता है कि संबंधित एग्ज़ाम की पूर्व जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन है उन पर भी परिचर्चा करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 3 बार संगणक के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी परिचर्चा के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम 2021 में जो संगणक का पेपर आयोजित हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पूछे गए क्वेश्चन की परिचर्चा के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और दोस्तों, रोज़ हम 1 बाय 1 एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र 50% का वेटेज रखता है, तो लगभग 150 क्वेश्चन 3 एग्जाम के होंगे। तो 15-20 25 क्वेश्चन हम रोज़ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इजी गोइंग में उनको समझ पाएँ और जब आप कोर्स ज्वाइन करें तो आपको ये विश्वास हो कि हम सही दिशा और दशा में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो में 2021 में जो संगणक का पेपर आयोजित हुआ था उस पेपर की पूछे गए क्वेश्चन की परिचर्चा मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 15 क्वेश्चन के बारे में परिचर्चा करूंगा, जिसमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स के होंगे और कुछ आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, ज्यामितीय माध्य। तो दोस्तों, अगर आपने सिलेबस देखा है संगणक का तो उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्य की माध्य जो 3 प्रकार की होती है, स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें ज्यामितीय माध्य के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। यानी ज्यामितीय माध्य के लिए, गणितीय माध्य के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, यह दिए गए समुच्चय के लिए सभी समंकों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ये तो सही बात है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। यह उपचाओं की अन्य बीजगणितीय विवेचना के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि समुच्चय के किसी अवयव का मान 0 हो तो ज्यामितीय माध्य की गणना नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, 0 होने पर भी की जा सकती है। यह श्रेणी के, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, वास्तविक माध्य से लिए गए माध्यों का, वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों का योग कितना होता है, तो 0 होता है। उस कंडीशन में भी हम ये अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो सही बात है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। यह श्रेणी के सुदूर मानों से बहुत कम प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है, यह भी गलत बात है। तो दोस्तों, यह उपचाओं की अन्य बीजगणितीय विवेचना के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं उपयुक्त है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत बात पूछी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, ये सेंट्रल टेंडेंसी के विभिन्न रूपों में से एक रूप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण कितना होता है। दोस्तों, इस टाइटल का क्वेश्चन संगणक की एग्जाम में लगभग हर बार पूछा है। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है। जब ये प्रसरण का टॉपिक आप पढ़ेंगे या सांख्य की माध्य पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार तो पूछ लिया जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण कितना होता है। तो 4-5 क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है n² - 1/12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, n² - 1/12। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण होता है। नंबर नेक्स्ट,
दो श्रेणियों की, x श्रेणी और y श्रेणी, दो श्रेणियों की संगतता की तुलना, अच्छा क्वेश्चन है, दो श्रेणियों की सिमिलरिटी की कंपेयर करने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है? तो दोस्तों ये अपकिरण का क्वेश्चन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी और रिग्रेशन, यानी अपकिरण का एक क्वेश्चन है। दो श्रेणियों की संगतता की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? तो दोस्तों विचलन गुणांक होता है इसका तुलना करने का आधार। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप रट लीजिए, इस टाइटल का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है। और ये क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के 3 माप जिनमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, उन तीनों के कोरिलेशन का क्वेश्चन है। और इन तीनों का कोरिलेशन होता है दोस्तों z बराबर 3m माइनस 2 x बार। तो कई बार तो इस इक्वेशन को ही पूछ लिया जाता है, यानी किसी समंग श्रेणी का बहुलक उस समंग श्रेणी के माध्यिका के 3 गुणा और समांतर माध्य के 2 गुणा के अंतर के बराबर होता है। और कई बार क्या होता है, इन 3 में से किसी 2 का मान दे दिया जाता है और तीसरे का सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको तीनों ही मान दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसकी डायग्रामेटिकल अप्रोच भी होती है और समंग श्रेणी के आधार पर निरूपित जो डायग्राम होते हैं उसमें 2 श्रेणियां होती है, एक तो सम्मित श्रेणी और एक असम्मित श्रेणी। सम्मित श्रेणी में x बराबर m बराबर z होता है। सम्मित श्रेणी में तीनों सांख्यिकी माध्य आपस में बराबर होते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं तीनों सांख्यिकी माध्य आपस में बराबर नहीं है। तो दूसरी इक्वेशन इनकी ये हो सकती है, अगर x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z हो या x बार लेस देन m लेस देन z हो। 3 इक्वेशन हो सकती है। इसको बोलते हैं सम्मित श्रेणी और इन दोनों को बोलते हैं असम्मित श्रेणी। सम्मित श्रेणी और सममित और असम्मित। अब सम्मित में तो तीनों बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए समांतर माध्य भी 6.5 होता, माध्यिका भी 6.5 होता और बहुलक भी 6.5 होता, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का मान आपस में होता बराबर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिखाया गया है माध्य को। माध्य का मान है 6.5, उससे छोटा है माध्यिका और उससे छोटा है बहुलक, यानी बहुलक सबसे छोटा और माध्यिका सबसे समांतर माध्य सबसे बड़ा। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा निरूपित जो रेखा चित्र होता है उसका राइट पोर्शन अधिक ढालू होता है, उसका राइट पोर्शन अधिक ढालू होता है और इसको बोलते हैं धनात्मक ढाल। और अगर इसकी इक्वेशन की बात करें दोस्तों, तो इस स्थिति में जो लेफ्ट पोर्शन है वो अधिक ढालू होता है। तो इस इक्वेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आता है, या तो तीनों का इंटर रिलेशन और या फिर इनके आधार पर निरूपित डायग्राम। तो दोस्तों जब किसी समंग श्रेणी से निरूपित रेखा चित्र में समांतर माध्य सबसे बड़ा हो और बहुलक सबसे छोटा हो तो रेखा चित्र का राइट हैंड यानी दायां भाग अधिक ढालू होता है और उसको बोलते हैं धनात्मक। तो ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर होगा धनात्मक वैश्विक बंटन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और 3 बार जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, इसके अलावा जहां कहीं भी सांख्यिकी का सिलेबस होता है, जैसे पहले एसओ की एग्जाम लगा था, एएसओ भी लगी थी, फर्स्ट ग्रेड भी है, तमाम प्रकार के एग्जाम जहां पे सांख्यिकी है, उन एग्जामों में इसका एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। 99% ये देखने में आया है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गहनता से समझ लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, एक परिवार के विभिन्न मदों पर, जाहिर सी बात है एक परिवार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा कई आइटम पे खर्च करता है। एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख द्वारा यानी रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चित्र उपयुक्त होता है? तो दोस्तों पाई चित्र के द्वारा जब मदें कहीं हों तो उन मदों को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो पाई चित्र, और ये टॉपिक है
समंकों का रेखा चित्र के द्वारा निरूपण। समंकों का रेखा चित्र के द्वारा निरूपण। और रेखा चित्र कई प्रकार के होते हैं, एक विमा वाले चित्र, द्विविमा वाले चित्र, बहुविमा वाले चित्र। तो ये पाई चित्र बहुविमा में शामिल होता है, एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च करने वाले आरेख। तो पाई चित्र के द्वारा इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में। और वर्तमान में लगाता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये तो सबसे पहला अनुमान, ये वर्तमान अनुमान। और आजादी के बाद पहला अनुमान, हालांकि जब राष्ट्रीय आय का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने 1948 में लगाया, जिसे ऑथेंटिक नहीं माना गया। तो आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और इस समिति के एकमात्र अध्यक्ष PC महालनोबिस को माना जाता है, नियुक्त किया गया। और ये निस्वार्थभावी आदमी थे। इनके DOB, डेट ऑफ बर्थ, जो कि 29 जून है, इस तारीख को आज तक भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो PC महालनोबिस। और ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अभी जो CET का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आते ही आपको सूचित किया, मैसेज दिया कि इस मंच से 23 तारीख को इवनिंग टाइम 6 बजे से संगणक का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि संगणक की परफेक्ट तैयारी करके हम इस एग्जाम को क्रैक करें और हम आपका सहयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों आप जुड़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाइए, क्योंकि एक भी क्लास मिस करना ये कंपटीशन के स्टूडेंट का मॉरल ड्यूटी नहीं बनता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कोर्स में सहभागिता करें। और 6 बजे 23 तारीख को 6 बजे से इस मंच से पर डे ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन में आपको बेनिफिट होगा। आप बिल्कुल घर बैठे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का संतोषजनक जवाब दूंगा, आपकी पूरी जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाइड करूंगा। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े संकल्प परिवार से। 23 तारीख को शाम 6 बजे से ऑनलाइन कोर्स के रूप में। नेक्स्ट, खंडित बंटन के लिए। तो दोस्तों एक टॉपिक परिघात और पृथ्वी शीर्षत्व के नाम से भी आपके सिलेबस में है। परिघात तो नहीं है, लेकिन प्रतिशीर्षत्व यह आपका टॉपिक है। खंडित बंटन के लिए पृथ्वी शीर्षत्व में B2 का मान क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है ग्रेटर देन 1, यानी 1 से अधिक होता है। ग्रेटर देन 1 यानी 1 से अधिक होता है। नंबर नेक्स्ट, क्रमबद्ध प्रतिचयन। तो यह सैंपलिंग का क्वेश्चन है। प्रतिचयन, समग्र और सैंपलिंग, समग्र और प्रतिचयन। प्रतिचयन का मतलब होता है जब हम समग्र में से चुने गए प्रतिदर्श की संख्या काउंट करें। प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन आकलन के अच्छे परिणाम नहीं देगा, नहीं लिखा हुआ है। यदि इकाइयों के मध्य विचलन आवर्ती हो तो ऐसी स्थिति में भी नहीं देगा। तो यह भी सही जवाब है। नियमित अंतराल पर चयनित इकाइयों से सहसंबंध हो, यह भी सही बात है। तो दोस्तों इसका सही जवाब A और B दोनों ही है। ये दोनों ही स्थितियों में क्रमबद्ध प्रतिचयन आकलन के अच्छे परिणाम नहीं दिए जा सकते, नहीं प्रस्तुत किए जा सकते। इसके लिए अच्छे परिणामों के लिए आवश्यक होता है कि इकाइयों के मध्य विचलन आवर्त ना हो और नियमित अंतराल पर चयनित इकाइयों से संबंध ना हो। नेक्स्ट, 30 इकाइयों की एक समष्टि में से 5 इकाइयों का चयन किया जाता है।
यानी समग्र की संख्या है 30 और प्रतिदर्श सैंपल प्रतिदर्श की संख्या है 5। तो 30 में से 5 का चुनाव किया और किस विधि से किया? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापित रहित विधि से किया। तो किसी विशिष्ट इकाई की प्रतिदर्श में आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों प्रायिकता 5/30 होगी और इस आधार पर 1/6 5/30 बिल्कुल सही है, 1/6। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अराजकीय यानी नॉन गवर्नमेंट सांख्यिकी संगठन है? तो दोस्तों आज तो सीएसओ नहीं रहा, लेकिन सीएसओ आधिकारिक रूप से राजकीय संस्थान था, यह गलत बात है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली ये भी राजकीय है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये भी राजकीय था। प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन ऐसा कोई भी संगठन नहीं था। तो नॉन गवर्नमेंट या नॉन इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन नहीं था। और दोस्तों इसके बारे में भी अलग से आपका सिलेबस लिखा हुआ है विभिन्न सांख्यिकी संस्थान के नाम से, तो वहां पे हम इनको जानेंगे समझेंगे। ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक, अंकों की ऐसी श्रृंखला जो समय समय और स्थान स्थान पर होने वाले कीमत स्तर में परिवर्तन का आकलन करती है। इसके लिए सूचकांक का सहारा लिया जाता है। सूचकांक अंकों की एक श्रृंखला होती है। अब सूचकांक की कई विधियां हैं। उन विधियों में एक है लेस्पियर का सूत्र और एक है पासे का सूत्र। तो दोस्तों लेस्पियर के सूत्र में तो ऊपर से नीचे की ओर और पासे के सूत्र में नीचे से ऊपर की ओर अभिनीत यानी प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर, लेस्पियर के सूत्र में ऊपर से ऊपर की ओर और पासे के सूत्र में नीचे की ओर अभिजीत होता है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और इन दोनों सूत्रों के आधार पे एक सूत्र और तैयार होता है और वो है ड्रोबिस बाउले का सूत्र। ड्रोबिस बाउले का सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोबिस बाउले का कीमत सूचकांक का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों लेस्पियर और पासे का जो कीमत सूचकांक है उसका समांतर माध्य ही बाउले का कीमत सूचकांक है। ज्यामितीय माध्य नहीं होता, भारित माध्य नहीं होता, समांतर माध्य होता है। लेस्पियर एवं पासे की कीमत सूचकांकों को समांतर माध्य के द्वारा ही जो प्रस्तुत किया जाता है वही ड्रोबिस बाउले का सूत्र है। नंबर नेक्स्ट, कृषि जनगणना। तो दोस्तों ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जो अभी राजस्थान में एग्जाम लगे हैं, जिसमें सीटी का एग्जाम भी है, जिसमें द्वितीय श्रेणी अध्यापक भी है, जिसमें वीडियो प्री और मेंस भी है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में है भारत में कृषि जनगणना कितने सालों से की जाती है? तो भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्षों से की जाती है और हाल ही में, जबकि पहली 70-71 में हुई थी और हाल ही में 2015-16 में कृषि जनगणना की गई है। तो कृषि जनगणना की क्यों जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? पहला, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों को जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है। कृषि जनगणना के आधार पर डेटा अवेलेबल हो सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करना। तो पटवारी गवर्नमेंट की एक इकाई है, ये भी डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी इसका उद्देश्य है। जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में वितरण करना, यानी पूरे भारत या राजस्थान की जमीन या भूभाग है उसके कितने भाग पर कृषि, कितने भाग पर वन है, उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी सही जवाब है इसके। यानी कृषि जनगणना के माध्यम से हमें भारत की तमाम प्रकार की जो सूचनाएं, उनके डेटा प्राप्त हो जाते हैं और सरकार उनके आधार पर नीतिगत प्रयास कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीएसओ का, दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई 1951 में, तब इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन
और उसके बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और अभी हाल ही में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23 मई 2019 को CSO और NSSO को मिलाकर एक नई संस्था भारत में बना दी गई है। उस संस्था का नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये संस्था वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, राष्ट्रीय आय का भी अनुमान लगाती है और प्लस ये संस्था बेरोजगारी का भी अनुमान लगाती है। और 2021 में इस संस्था ने बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए हैं। लेकिन यह क्वेश्चन पुराना है, निम्न में से कौन सा CSO का वार्षिक प्रतिवेदन या प्रकाशन नहीं है? तो CSO के द्वारा वार्षिक रूप से जो प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाते हैं उनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो भारतीय सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट ये तो है, ये तो था। राष्ट्रीय आय का अनुमान भी इसके द्वारा लगाया जाता था। वार्षिक प्रकाशन है, नहीं है, नहीं पूछा है। तो पहला भी है, दूसरा भी है। सांख्यिकी सूचना ऐसा कोई भी पत्र नहीं होता, तो इसका सही जवाब है A और B। यानी CSO के द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाया जाता था, लेकिन आज ये अनुमान कौन लगाता है? NSO। दोस्तों, मैं मेरे तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं, जब से ये क्वेश्चन बना है तब से आज तक कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी के आधार पर यह क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो NSO लगाता है। पहले कौन लगाता था? CSO। और भारत का सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट भी CSO के द्वारा जारी किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में बहुउद्देश्यी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये NSSO के द्वारा आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतने 15 क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि मैं चाहता तो पूरा एक पेपर सोल्व कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों उसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एक नया विषय हो और एक ही दिन में अगर 60-70 क्वेश्चन डिस्कस करें तो वीडियो लगभग 2-2.5 घंटे का नहीं लंबा हो जाएगा और आपकी समझ की या आपकी अप्रोच से वो दूर हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2021 में ही पूछे गए जो आगे के क्वेश्चन है उसकी परिचर्चा के रूप में आपके साथ में जोड़ूंगा। और एक बार पुनः मैं आपको सूचित कर रहा हूं, इस मंच से यानी संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन मंच से 23 तारीख को सायंकालीन 6 बजे से प्रतिदिन और नियमित रूप से संगणक का कोर्स ऑनलाइन लॉन्च होने जा रहा है। और उसकी जो शुल्क है, फीस है, वो नए के बराबर है दोस्तों, मात्र 699 रुपए। तो 699 रुपए के मामूली शुल्क से आप कंप्लीट संगणक का कोर्स ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि 22 साल से इस फील्ड में हूं, 22 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अपनी सेवाएं इकोनॉमिक्स और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के रूप में देता आ रहा हूं। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि संगणक के एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि सर इस टॉपिक का ये क्वेश्चन आपने डिस्कस नहीं किया था। बाकी अंडरस्टूड है, मेहनत आपको भी करनी होगी। अगर सक्सेसनेस चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम 1-2 दिन के बाद आगे के क्वेश्चंस के रूप में। तब तक के लिए आप और आपके परिवार को इस मन से मैं OP जगूका हैव ए नाइस डे। थैंक यू।